Please subscribe the channel and press bell icon for notification. हेलो वेलकम, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो एक बार फिर हाजिर है लेकर आपका मनपसंद शो, जिसमें हम आपसे करते हैं रियल एस्टेट की ढेर सारी बातें। और इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये बातें होती हैं आपके उन सवालों के इर्द गिर्द जो आप हमें भेजते हैं, चाहे घर खरीदने से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी बेचने से रिलेटेड हो, रेजिडेंशियल हो, प्लॉट हो, कमर्शियल हो, हर सवाल का जवाब प्रॉपर्टी गुरु पर आपको मिलता है। तो आज भी आपको ये ढेर सारे आपके जो सवाल हमारे पास लगातार पहुंचते हैं, उनके माध्यम से हम बातचीत करेंगे। और आज आपके सवालों की जवाब देने के लिए हमारे प्रॉपर्टी गुरु हैं मोहम्मद असलम साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पर बातचीत हो उससे पहले असलम साहब, मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा। पिछले कई महीनों से हम लगातार देख रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट को और बातचीत भी कर रहे हैं। बढ़िया इस समय है, चाहे वो खरीदार हो चाहे डेवलपर हो। लेकिन अब जब हम नए साल में आ गए हैं, आप थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी। हमने धीरे धीरे ये भी सुना है कि कहीं कहीं प्रॉपर्टी पहले जिस भाव पर मिल रही थी अब नहीं मिल रही थी, अब नहीं मिल रही है। स्टैम्प ड्यूटी भी जो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो जो कट था रिडक्शन का, वो जनवरी से चेंज हो गया। अब सिर्फ आपको 3% का फ़ायदा मिलेगा, पहले करीब करीब 4% के आसपास का फ़ायदा मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ों से मार्केट के सेंटिमेंट पे कोई असर तो नहीं आएगा, या घर खरीदार फिर से सोच विचार में तो नहीं चले जाएंगे? देखिए, आपके जो सारे पॉइंट है काफी वैलिड है, और उसमें जो फैक्ट्स आपने पुट किए हैं वो भी एक्चुअली ठीक है कि हाँ, प्रॉपर्टी प्राइसेस एक्चुअली फर्म होना शुरू हो गए हैं। बट ये चीज हम लोग आई थिंक आपके शो में भी और सब लोग देख भी रहे थे कि क्योंकि जो इन्वेंट्री थी ना, वो लास्ट 3 मंथ्स में जिस तरह से निकली है कि लोगों को ऐसा लगा कि जैसे अब इसे आप भेड़ चाल कहें या क्या कहें, क्योंकि कोई रीजन आपके थे कि चलिए आपको लॉकडाउन में आप अपग्रेड कर रहे थे या पेंटअप डिमांड थी, सब चीजें थी। लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर था कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाना, महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी का इफेक्ट था। तो वो तो अभी भी है, मतलब आपको कंसिडरेबल काफी रिडक्शन इन स्टैम्प ड्यूटी अभी भी बहुत है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो और कम हो गए, काफी बैंक ने और रिड्यूस किए हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड नहीं खत्म होना चाहिए। हाँ, आपको प्राइस प्रॉपर्टी में कहीं कहीं फर्म हो गए हैं या पुराने लेवल पे आ गए हैं, बिकॉज वो सारे उन डेवलपर्स की बात कर रहे हैं हम लोग जो एक ब्रांडेड डेवलपर्स है या बड़े डेवलपर्स है, और उनका माल सबसे पहले बिका है इस जो ये हमने लॉकडाउन के बाद जो मार्केट ओपन हुआ है, और जो इंटरेस्ट रेट के बाद या महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी कट होने के बाद जो हमने ये यूफोरिया देखा है, वो बड़े डेवलपर्स का डेफिनेटली माल एक्चुअली सारा चला गया है। सो नाउ अब वो वापस अपने प्राइजेस पे वापस आ गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से दर्शकों को भी कि कोई भी डेवलपर या डेवलपर कम्युनिटी ऐसा नहीं सोच रहा है कि इस चीज का फायदा उठाया जाए और प्राइजेस और फर्म कर दिए जाए। ये हो सकता है एक तो डेवलपर्स या किसी पॉकेट में होंगे जहां पर उनके पास डेफिनेटली कुछ नहीं है, तो वो अपना प्राइस लेके बैठे हैं। लेकिन बाकी सब डेवलपर्स अभी काफी ज्यादा इस पूरे चीज से काफी पॉजिटिव हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि ये जो चल रहा है ये और अगर 6 महीने चल जाता है तो मार्केट में डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। उसके चलते वो यहाँ तक सोच रहे हैं कि जो डिस्काउंट अब गवर्नमेंट ने दिया, इतना डिस्काउंट डेवलपर्स भी देने को रेडी थे। लेकिन एक मेंटेलिटी होता है कि लोग नहीं समझते हैं, उनको ज्यादा डेवलपर्स पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चीजें हुई हैं पुराने, उनका भी सोचना ठीक है, क्योंकि डेवलपर कम्युनिटी पे भरोसा काफी कम रहता है। लेकिन आई थिंक आप लोगों को जो भी खरीदने के अभी भी मूड में है, आप जाइए मार्केट में, प्राइजेस अभी भी ठीक है। और मुझे लगता है अगर आप अच्छा सीरियस बायर है तो आपको नेगोशिएशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। या जो भी स्टैम्प ड्यूटी का आपको इफेक्ट मिल रहा था वो अभी भी आपको मिल सकता है डेवलपर से। तो चीजें कुछ चेंज नहीं हुई हैं, आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और मुझे लगता है इसकी तरह से मार्केट अगर डेवलपर भी कोऑपरेट करेंगे तो मार्केट विल गो ऑन लाइक दिस। राइट, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी पूरा मौका है, आप जाइए खरीदारी कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी भी कम है, स्टैम्प ड्यूटी का रिडक्शन कंपैरेटिवली शायद अगर महाराष्ट्र की बात करूं थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वो आपको फायदा मिलेगा। और डेवलपर वेलकम कर रहे हैं इस मूव को, क्योंकि वो भी क्या चाहेंगे कि उनकी चीजें लगातार बिकती रहे, ना कि सिर्फ ये 2-3 महीने का फिनोमेना हो। तो वो आपको अच्छी डील देने के लिए तैयार है। तो चलिए, ये अच्छी बात है, अभी भी मौके खुले हुए हैं। और इसी के साथ हम भी अपने सवाल जवाब के सिलसिले को खोलते हैं। संजीव कृष्णन साहब हैं अब हमारे साथ फोन लाइन पर। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप, कैसे मदद करें हम आपकी? मेरा फ्लैट जो है पालघर में वीबीएससी में है। ये मैंने 2013 में लिया था। तो अभी करंटली पालघर में काफी सुना हूं कि फ्यूचर डेवलपमेंट्स हो रहा है। सो काफी ट्राई किया सेल करने का, मगर द फ्लैट
ना सेलिंग का बिलो द बाइंग प्राइस है। तो व्हाट इज द फ्यूचर की कैसा वो डेवलपमेंट वहाँ पे होएगा VBSC में पालघर में? VBSC पालघर काफी चर्चित ये प्रोजेक्ट रहा है एक वक्त में, लेकिन उस समय भी बात होती कि सप्लाई काफी ज्यादा है, इलाका थोड़ा रिमोटली है, डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा। और इस समय तो रियल एस्टेट मार्केट में वैसे भी वक्त ये है जब प्राइसेस हाई नहीं हैं, तो क्या आपका प्राइस मिल सकता है, आगे कब तक मिलेगा, पालघर का क्या फ्यूचर है, ये सारी बातें हमें असलम साहब बताएंगे। तो असलम सर, VBSC पालघर इन्होंने जिस भाव पे खरीदा था, फिलहाल उनको ये भाव नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए इनको आगे? विपिन जी, आपका कहना ठीक है कि वो जो एक इसमें एक पूरा भेड़ चाल का यूफोरिया भी कह सकते हैं, जो 2012-13 में लोग बाहर निकले थे और उससे मार्केट बहुत अच्छा था। तो ऐसे टाइम में ये सारे अफोर्डेबल हाउसिंग का बहुत ज्यादा हमने देखा था कि बहुत ज्यादा लोग उस चीज के लिए अट्रैक्ट हो गए थे। और उस तरह से प्रोमिसेस भी यही थे कि जो आपका इंडस्ट्रियल मींस लाइक डेवलपमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पालघर या विरार के बियॉन्ड जाएगा। लेकिन वही है कि मार्केट ने साथ नहीं दिया। रियल एस्टेट मार्केट हमने देखा है पिछले 5 साल में 6 साल में बिल्कुल नहीं चला है, और उसके चलते हुए ये जो पॉकेट्स हैं जो बाहर की हैं सबसे ज्यादा सफर्ड हुई हैं, क्योंकि उधर वो जो प्रॉमिस डेवलपमेंट था वो भी नहीं हुआ है। प्लस लोगों ने वहां जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उनको बहुत अच्छे ऑप्शन अप टू विरार ही मिल रहे थे। तो चाहे वो नायगांव में काफी टाउनशिप जैसे लॉन्च हुई है कुछ डेवलपर्स की, या विरार में काफी अच्छे प्रपोजल्स और वो सब उनको मिले, जिसकी चलते हुए VBHC का या पालघर ओवरऑल इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो सका रेसिडेंशियल मार्केट के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि 2013 से इन्होंने लिया हुआ है और प्राइस अभी भी उनको बिलो मिल रहा है। तो मेरी राय तो इनको यही होगी कि फ्यूचर में भी अभी, क्योंकि अब तो मार्केट अब ऐसा है कि लोगों को उनका मनपसंद फ्लैट और जो घर है वो उनको काफी मुंबई की पेरिफेरीज में ही मिल रहा है, क्योंकि काफी डेवलपर्स उस तरह की स्कीम करके ला रहे हैं और काफी अफोर्डेबल हाउसिंग का भी बात हो रहा है। तो मुझे लगता है इनको अगर मौका मिलता है और थोड़ा सा अगर नुकसान में भी निकलना पड़े, इनको निकल जाना चाहिए और उसको री इन्वेस्ट कर लें। वो अप टू विरार तक, नायगांव में काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सनटेक के हों, चाहे आई थिंक मित्तल डेवलपर्स का भी उधर है, तो उधर किसी एरिया में वो उसे इन्वेस्ट कर लें थोड़ा पैसा डाल के। तो मुझे लगता है कि उनका एप्रिसिएशन वहां से शुरू हो जाएगा, क्योंकि पालघर में अभी थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्योंकि मुंबई के बाकी इलाकों में अभी काफी जो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है और काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो पालघर का थोड़ा टाइम अभी आना मुश्किल है। मेरा मतलब और 4-5 साल मुझे कोई उसमें दिख नहीं रहा है कि कुछ। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। चेंजेस होंगे। पहले बहुत छोटा हो गया तो टाइम फ्रेम, तो अब शायद वो थोड़ा रियलिस्टिक हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन रिटर्न्स आपको जरूर मिलेंगे। ये है कि आपका होल्डिंग पीरियड थोड़ा लंबा जाएगा। चलिए, इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, जो गौरव ठाकुर साहब का पुणे से हमें फोन कर रहे हैं। गौरव साहब, बहुत स्वागत है आपका, हैप्पी न्यू ईयर। क्या पूछना चाहेंगे आप? थैंक यू सर जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। मैंने खराड़ी में बुक किया है 3 BHK गोयल गंगा एल्टस, और 2025 में पोजीशन है। तो मैं ये जानना चाहता था कि कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड है। गोयल गंगा में आपने बुक किया है और रेट ऑफ रिटर्न आप जानना चाहते हैं खराड़ी में क्या हो सकता है। लगभग उसी तरह के सवाल पर हम थे। तो सर, खराड़ी वैसे तो एक वेल नोन, वेल डेवलप्ड एरिया है पुणे का, और गोयल गंगा डेवलपर्स भी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन फिर ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सवाल है कि क्या रिटर्न की उम्मीद करें, किस टाइम फ्रेम में करें, क्या पहले जैसा होता था अभी भी वैसा ही होगा? तो निवेशक के हिसाब से क्या जवाब होगा इसका? देखिए, खराड़ी अपने आप में काफी हॉट लोकेशन है पूना का, और मोस्टली वहाँ पे काफी कमर्शियल डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। तो उसके बीच में रेसिडेंशियल आना डेफिनेटली उसका डिमांड अच्छा रहेगा। प्लस इसमें एडवांटेज ये भी है कि गोयल गंगा ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है जिसमें अगेन एक रेप्यूटेड डेवलपर है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और वो टाइमली उनका डिलीवरी का हमेशा से रहा है। सो मुझे लगता है दोनों फैक्टर इनके फेवर में जाते हैं। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है आपका रिटर्न का इन बाय 2025, ठीक है, आपका होराइजन 5 इयर्स का है, तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाएगा। बट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो पहले जैसा, जैसे विपिन जी आपने पूछा कि पहले जैसे रिटर्न्स आएंगे या नहीं, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। रेसिडेंशियल की अभी सप्लाई जो है, जैसे कि आप खराड़ी में है तो काफी सप्लाई वाघोली में है, और काफी सप्लाई आपको विमान नगर या कल्याणी नगर साइड में भी मिलता है, और प्लस मुंडवा, हड़पसर, उसमें भी काफी जो प्राइसिंग है ये सारे एरियाज में ऑलमोस्ट सेम ही है। स्पेशली मैं मुंडवा, हड़पसर और खराड़ी की बात कर रहा हूँ।
तो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस आपको बहुत ही रियलिस्टिक रखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा इन्वेस्ट किया है तो मुझे लगता है कि अराउंड 5 इयर्स ईयर ऑन ईयर आपको ले सकते हैं सेफली, इतना आपको जरूर मिल जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि अभी आगे फ्यूचर में सप्लाई की क्या सिचुएशन रहेगी। तो ऑल दैट आपको दिमाग में रख के उसी तरह से अपने एक्सपेक्टेशन के बारे में कैलकुलेट कीजिए। चलिए, इसी के साथ अब अगला सवाल जो कि एक मेल है अखिल कपूर साहब का है और आप पूछना चाहते हैं कि 2011 में फरीदाबाद के इब्जा टाउन में घर खरीदा था, 2020 में पोजीशन मिला, फिलहाल लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं, रेंटल और अप्रिसिएशन कुछ खास नहीं मिल रहे हैं, क्या इस निवेश से निकल जाना चाहिए या बने रहना चाहिए? तो असलम साहब, आज ज़्यादातर सवाल वैसे ही आ रहे हैं। अब इन्होंने 2012 में खरीदा और 6-7 साल बाद इन्हें मिल भी गया, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन रही होगी, चाहे रेंटल की होगी चाहे अप्रिसिएशन की होगी, वो उनको वैसा नहीं मिल रहा। और लगभग इसी लाइन पर हमने पहले 2 सवाल भी लिए हैं। फिलहाल इनके लिए क्या सलाह होगी? क्या इन्हें इसमें से निकल जाना चाहिए या थोड़ा और वक्त बिता के देखना चाहिए? फरीदाबाद में इन्होंने लिया। जी 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 सर वही है, आई थिंक जो हमने अभी पालघर के बारे में बात करी, तो कंपैरिजन तो सेम सिमिलर तो नहीं है, लेकिन अगर आप बात करेंगे एनसीआर मार्केट की तो उसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी आती है, क्योंकि Please subscribe the channel and press bell icon for notification. फरीदाबाद एक्चुअली एनसीआर का एकदम लास्ट एरिया है, क्योंकि अभी जो एनसीआर में मार्केट हमने देखा है बिफोर कोविड, आई थिंक सबसे ज्यादा बैडली हिट मार्केट था। डेफिनेटली कोविड के बाद ये जो 3-4 महीने हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा सेल वहां पे हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि फरीदाबाद का नंबर इन टर्म्स ऑफ कि आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपको रेंटल्स जो आपने सोचा होगा, वो आई थिंक कंपैरेटिव टू नोएडा या ग्रेटर नोएडा आपको अभी नहीं मिलेंगी उसमें। तो मुझे लगता है कि देखिए, एनसीआर मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल है और बहुत सप्लाई है, अभी भी पोटेंशियल है और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, और सप्लाई अभी भी इतनी ज्यादा नहीं वहां खत्म हुई है कि लोग फरीदाबाद जाना शुरू करें। ये फरीदाबाद की स्टोरी स्टार्ट हुई थी कि जब आपका आईटी बूम था और उसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आकर जिन्होंने गुड़गांव में और नोएडा में जगह ली थी, तो उसमें यही एक्सपेक्टेशन थी कि इसके बाद फरीदाबाद का नंबर आएगा। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे बोला एनसीआर मार्केट ही इतना बड़ा है कि अभी वही कंज्यूम नहीं हुआ है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नेगेटिव है इसमें, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास है तो आप होल्ड कीजिए। आपको रियल एस्टेट है, आपको डेफिनेटली कुछ रिटर्न देके जाएगा, लेकिन अगर आपके पास आप लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं और आपको ये नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगता है यूपी में लखनऊ एक बहुत अच्छी मार्केट उभर कर आई है। अगर आपको लखनऊ में कुछ अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है तो फरीदाबाद की प्रॉपर्टी निकाल के आपको लखनऊ में ले लेनी चाहिए, वहां आपको जल्दी रिटर्न मिल जाएंगे इससे। चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल होंगे, उन्हीं सवालों के आधार पर कुछ और बातें होंगी रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम कर रहे हैं रियल एस्टेट की बात आपके सवालों के जरिए से। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे प्रॉपर्टी गुरु मोहम्मद असलम साहब। तो चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगले कॉलर भी जुड़ गए फटाफट हमारे साथ। भूपिंदर राय साहब हैं, ग्रेटर नोएडा से कॉल कर रहे हैं। भूपिंदर साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? सर थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ना मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इतना अच्छा एक कॉज को आप इसको अंजाम दे रहे हैं। जी जी, एंड मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने ना, जैसे मैं आर्मी में हूँ मैं, ओके सर, और मैं जब दिल्ली में पोस्टेड था तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए सुपरटेक का लिया था जार, ग्रेटर नोएडा में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 2010 में। ओके जी। तो मुझे बोला गया था कि इसका पोजीशन आपको मिल जाएगा 2012 तक में। ओके। लेकिन अल्टीमेटली लड़ झगड़ के वो मैंने उसका पोजीशन लिया 2019 में, 7 साल के बाद। जी जी। एंड विदाउट एनी कॉम्पनसेशन, विदाउट एनीथिंग। अभी जब मैं इसको मैंने अभी सोच रहा हूँ उसको भेजने के लिए, तो अभी उसका भी वो बोल रहे हैं कि इसका रजिस्ट्री नहीं हुआ, अभी उसका कोई चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है कोई। ओके। तो मेरा एक फौजी बंदे का इसमें पैसा फंस गया है एक किस्म का ना, तो इसके बारे में आपका क्या है इसके अंदर विचार? जी, तो थोड़ा मामला टेक्निकल हो जाता है। आप बता रहे हैं कि अगर आप उसे बेचने जा रहे हैं तो अभी वो बिक नहीं रहा है क्योंकि कुछ लीगल इश्यूज उसमें आ रहे हैं, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लीगल इशू इन द सेंस मतलब ये बेसिकली ये है कि वो बोल रहे हैं कि इसका रजिस्ट्री नहीं हुआ आपने, हालांकि मेरे को उन्होंने दे दिया पोजीशन, मैंने उसको रेंट पे दिया हुआ है। हाँ 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 हाँ।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि शुड आई होल्ड इट और शुड आई आई डोंट नो, आई गॉट स्टक, उसमें मैं स्टक हो गया हूं मैं। अच्छा, नहीं मैं समझ गया आपकी बात कि उतने अच्छे रिटर्न्स नजर नहीं आ रहे हैं, आपने किराए पे दे दिया, रजिस्टर भी नहीं हुआ है अभी, और ये इस तरह की तमाम दिक्कत है। तो करना क्या चाहिए यहाँ पर? ठीक है भूपिंदर साहब, आप आर्मी से बिलोंग करते हैं और वहां तो हमारा सल्यूट है, सलाम है, और वैसे भी हम सबकी मदद कर रहे हैं, तो आपकी मदद करके तो और बेहतर लगेगा। असलम साहब से पूछते हैं कि अब आपके लिए इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? असलम सर, भूपिंदर जी को क्या करना चाहिए? सर आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि भूपेंद्र जी का मींस आर्मी वालों के लिए हमारे सबके दिलों में एक अलग ही रिस्पेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक ही इज आल्सो वन ऑफ द पर्सन हु इज गेटिंग सफर्ड। आई थिंक सुपरटेक का एक्चुअली स्टोरी सबको मालूम है। भूपेंद्र जी का कहना ठीक है कि वो उनका लीगल हैसल चल रहा है क्योंकि प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं, काफी उनको पैसा वापस करना है लेंडर्स का, तो उस चक्कर में वो प्रॉब्लम चल रही है। अब इन्होंने Please subscribe the channel and press bell icon for notification. जैसे बताया कि अभी वो रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ इनके नाम पे, तो वो एक अलग एंगल है, मतलब उसमें ये बेच नहीं पाएंगे जैसे सही कह रहे हैं। और रजिस्ट्री करने में मुझे नहीं लगता उनको कोई इशू होना चाहिए क्योंकि आपने एज अ बायर हैं और आपने सारा पेमेंट किया है, पर मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहते, इसलिए ये भी स्टक हो गए हैं इन सबके चलते हुए। तो इसमें एक तो तरीका यही होता है भूपेंद्र जी, या तो आप रेरा जाइए, लेकिन ये ऑलरेडी मामला कोर्ट में है, तो आई डोंट नो कि रेरा का इसमें क्या रोल रहेगा और वो क्या देंगे, क्योंकि ओवरऑल सबका, क्योंकि ये आप अकेले जाएंगे तो इतना काम नहीं बनेगा। आई थिंक जैसे बाकी वहाँ पे आम्रपाली और बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स में या दूसरे डेवलपर्स के यहाँ लोगों ने एसोसिएशन बना के अपना चीजें क्लियर कराई हैं, जैसे जेपी वगैरह के प्रोजेक्ट्स में, तो इसमें अगर ऐसा है तो उसमें एक तरीका तो वो है कि सब मिलके इसके बारे में बात करें। अदरवाइज मेरा एडवाइस यही होगा आपको कि अगर आपका वो रेंट पे चला गया है तो एटलीस्ट आपको कुछ रिटर्न उसमें आ रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। 100% ये है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही होगी या और लोग भी ट्राई कर रहे होंगे, और सुपरटेक वाले हिमसेल्फ उनको भी कुछ ना कुछ इस चीज से निकलना ही है। सो अगर आप मुझे पूछे, मैं आपको सही प्राइस पे एडवाइस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जैसे ये ऑप्शन दे रहा हूँ, इसका सही एडवाइस आपको आपका कोई लीगल लॉयर या कोई जाके डेवलपर से बात करे ऑन द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। मेरे हिसाब से अगर सब चीजें हो चुकी हैं और कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको रेंट पे रहने दीजिए। होपफुली कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी तो फिर डेफिनेटली आप बेच पाएंगे, लेकिन अभी बेचना आप सही कह रहे हैं क्योंकि एक ट्रबल प्रॉपर्टी में और ट्रबल डेवलपर में जहां आपको अभी आपका रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, पोजीशन आपने लड़ झगड़ के लिया है, तो कोई दूसरा उसमें घुसने में थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब कोई नहीं आएगा। राइट भूपिंदर साहब, तो थोड़ा प्रैक्टिकल इशू है इसके साथ कि जहां पर थोड़ा सा भी ट्रबल है, और एनसीआर के मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ डेवलपर बहुत ज़्यादा स्टक हैं, तो वहां पे जिन्होंने भी, आप आई थिंक वन ऑफ द लकी पीपल जिन्होंने ये ले भी लिया है, बहुत सारे लोगों को शायद उस तरह से पोजीशन मिल भी नहीं पाया होगा। तो जैसा असलम साहब कह रहे हैं कि फिलहाल अगर थोड़ा रुक जाते हैं तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि ऐसे में इसको बेचना आसान नहीं होगा, और थोड़ी सी लीगल एडवाइस यहाँ पर आपको लगेगी जहाँ आप किसी वकील से सलाह कर सकते हैं इसके बारे में कि आखिर आप इसमें किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्री कराना आपका हक है और डेवलपर उसे किस तरीके से बाधा डाल रहे हैं और क्यों नहीं हो पा रहा है वो एक अलग एंगल है, जिसमें शायद एक लीगल एडवाइजर आपकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए आप थोड़ा वेट कर लें तो बेहतर है। किराया आपको इससे मिल रहा है, लेकिन अभी एक ट्रबल प्रॉपर्टी में खरीदार ढूंढ पाना उतना आसान होगा नहीं। तो एक बार अगर थोड़े इश्यूज क्लियर हो जाते हैं और आपकी तरह कुछ और लोग भी हैं जो साथ में इकट्ठे जाते हैं और कोई रिजोल्यूशन निकाल लेते हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। फिलहाल के लिए आप इसे होल्ड करें तो बेहतर है। चलिए, यहां पर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल और उनके जवाब। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अब हम अपने अंतिम सेगमेंट में, असलम साहब हमारे साथ बने हैं, तो फटाफट एक सवाल हम और ले लेना चाहेंगे और वो है दीपक अग्रवाल साहब का। आपका मेल है दिल्ली से, आप पूछ रहे हैं कि 1 करोड़ के बजट में गुरुग्राम में 3 BHK लेना है, सेक्टर 67 में आयरियो कॉरिडोर, सेक्टर 83 में पाम गार्डन्स और सेक्टर 86 में माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग। ये प्रोजेक्ट आपने देखे हैं, तो भविष्य में कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा? राइट, तो सर 1 करोड़ का बजट है, गुरुग्राम में 3 BHK देख रहे हैं और 2-3 अलग अलग सेक्टर्स में इन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट देखे भी हैं, तो इनमें से कोई या कोई और सजेशन? देखिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में एडवाइस देना आई थिंक वोंट बी नाइस की, बिकॉज तीनों ही अच्छे डेवलपर्स हैं और हम हमेशा कहते हैं कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लेनी चाहिए हमारी एडवाइस के अलावा भी। जैसे मैं अगर अच्छी किसी डेवलपर के बारे में बोलता भी हूँ, लेकिन
आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, और उसके तरीके भी हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो उसे दोहराना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये तीनों प्रोजेक्ट अच्छे हैं, बल्कि मैं कहता हूँ आपका जो बजट काफी अच्छा है, और गुरुग्राम में सेक्टर 67 से लेके 103, 104 तक काफी और भी अच्छे डेवलपर्स हैं। टाटा है, जैसे टाटा का लाविदा प्रोजेक्ट है, आपका गोदरेज है, गोदरेज एयर, गोदरेज मेरिडियन, एसपी जॉयविले है, आपका आई थिंक एटीएस का कोकून है, एंड आई थिंक आईवीओ का तो आपने देख ही लिया है। तो मुझे लगता है कि काफी आपके पास ऑप्शंस हैं, और काफी रेडी पोजीशन में भी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है आप अपना और थोड़ा सा होराइजन बढ़ा के थोड़ा और इन सब में भी मेहनत कर लीजिए, हो सकता है बेटर आपको मिल जाए। क्योंकि जैसे हमने शो की शुरू में ही बात की कि डेवलपर्स अभी भी काफी रेडी हैं आपको अच्छी डील देने के लिए, और हो सकता है कि Please subscribe the channel and press bell icon for notification. अगर किसी का पोजीशन रेडी प्रॉपर्टी, तो डेफिनेटली आपको अगर कोई प्राइसिंग है उसमें ज्यादा डिस्काउंट नहीं देंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जो 6-7 महीने पोजीशन के लिए हैं उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। बनस्पत आप उसका ये पूरा ड्यू डिलिजेंस कर लें तो आपको काफी अच्छे वहाँ पे ऑप्शंस मिल सकते हैं। और जितने भी मैंने प्रोजेक्ट के नाम बताए बिसाइड आपके तीनों के, तो सारे रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा डील मिल सकता है। थोड़ा आप देख लीजिए, बाकी बजट के हिसाब से मुझे लगता है इन सभी प्रोजेक्ट्स में आप जहां भी लेंगे बेटर रहेगा आपके लिए। राइट, तो ये सलाह है यहाँ पर कि आपको इस बजट में काफ़ी ऑप्शन मिल रहे हैं गुड़गांव के अंदर, और तीनों प्रोजेक्ट जो आपने देखे हैं वो ठीक हैं। थोड़ा रेरा वेबसाइट ज़रूर देख लीजिए, डेट ऑफ पोजीशन वगैरह सही कर लीजिए। बाकी कुछ और बढ़िया नाम टाटा और अन्य वो आपको असलम जी ने सलाह दी, उनमें भी देख सकते हैं, क्योंकि बजट आप डिसेंट रखते हैं और आपको फिर डिसेंट बजट में एक बढ़िया घर मिलना चाहिए, यही हम चाहेंगे। तो चलिए, आज हमारा समय हो रहा है समाप्त। तो जाने से पहले असलम साहब आपका शुक्रिया और आपको वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हम उम्मीद करते हैं कि रियल एस्टेट में हम इस साल इसी तरह की अच्छी बातें करते रहे, जहां निवेशकों को, घर खरीदारों को उनकी सपनों की डील, उनकी बढ़िया डील, उनका घर उन्हें मिले। तो बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए और ये सलाह हमें देने के लिए। और जी, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया और बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर। हम चाहेंगे कि इस साल में प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत शानदार साल निकले ये आपके लिए। 2020 का भी अंतिम हिस्सा प्रॉपर्टी के लिहाज से बुरा नहीं रहा है, बाकी जो भी रहा हो। तो बहुत शुभकामनाएं दर्शकों को भी, और आपसे हमेशा की तरह यही निवेदन करेंगे कि pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल भेजते रहिए, हम लगातार उनके जवाब देते रहेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे लेंगे इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.